हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की ही नहीं विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक है। सिंधु घाटी से पहले वैदिक सभ्यता का नाम लिया जाता था, लेकिन जब ब्रिटिश काल में ब्रिटिशों के खोजने पर पता चला सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इवन ये भारत की ही नहीं विश्व की जो 4 सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसमें चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, जितनी ही ये भी पुरानी सभ्यता है। तो चलिए आज हम सिंधु घाटी से संबंधित जो मेन पॉइंट्स बनते हैं उनको देखते हैं। तो आज हम इसकी खोज के बारे में, काल के बारे में, नामकरण के बारे में, उद्भव के बारे में, विशेषता के बारे में और विस्तार के बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो के जरिए ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसके प्रमुख स्थल और पतन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आज खोज के बारे में बात करते हैं। खोज के बारे में बात करने पर हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा करने पर इन्होंने वहां पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल की। इन्होंने ये बेसिक जानकारी 1826 मतलब 1826 ईस्वी में जब इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया तब इन्होंने ये बेसिक जानकारी हासिल की, लेकिन ये नहीं बता पाए कि यहां कुछ हड़प्पा सभ्यता है या कोई भी सभ्यता है। तो इन्होंने सिर्फ इसकी एक बेसिक जानकारी दी। इसके बारे में इन्होंने अपनी एक पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में इसके बारे में बताया है। तो उसके बाद फिर जब बर्टन बंधु, इन्होंने भी पाकिस्तान के 2 महत्वपूर्ण शहर जिसमें कराची और लाहौर में हड़प्पा सभ्यता का दौरा किया। इन्होंने वहां पे मतलब रेलवे लाइन बिछाने का काम दिया गया था। तो इन्होंने जब वहां की जो टीले हैं वहां से कुछ ईंटें प्राप्त हुई, तो इन्होंने भी ज्ञात हुआ कि यहाँ पे कोई भवन या बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन इन्होंने भी इसके लिए कोई भी शोध कार्य नहीं किया। तो इसमें जो मतलब कि काम कर रहे थे, जो बर्टन बंधु थे, वो 2 भाई थे जिनमें से एक है जेम्स बर्टन और दूसरे हैं विलियम बर्टन। इन्होंने वहां पे मतलब इनको ज्ञात हुआ था यहाँ पे कोई जैसे ईंटें प्राप्त हुई, कोई वहां पे कोई जैसे बिल्डिंग है, भवन है, तो कोई काम शोध कार्य नहीं किया, मतलब उसको खोजा नहीं प्रॉपर तौर पे कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता हो सकती है। तो सबसे पहले जिसने शोध कार्य किया वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने सबसे पहले वहां पे शोध कार्य किया था। इन्होंने 1853 और 1856 मतलब 1853 और 1506 में इन्होंने वहां पे सबसे पहले शोध कार्य किया, लेकिन ये भी उतने सफल नहीं हुए जितनी की इनको सफलता की जरूरत थी। ये इन्होंने भी काफी कुछ वहां मतलब की सफलता प्राप्त की, लेकिन उतनी नहीं कर पाए जितनी की इस सभ्यता के लिए जरूरत थी। तो ये भी इतने मतलब की मुकम्मल नहीं इसमें रह पाए। तो सबसे पहले जिन्होंने इस क्या मतलब की पूरी जानकारी दी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो ये थे सर जॉन मार्शल। इनके बारे में आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि अक्सर जो भी मतलब क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में या टेस्ट में जब भी पूछा जाता है तो इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। ये 1921 में पुरातत्व विभाग के हेड थे। सर जॉन मार्शल उस समय 1921 में पुरातत्व विभाग के हेड थे। तो इनकी ही देखरेख में उस समय खुदाई का कार्य आरंभ करवाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसके लिए जो भारतीय जो 2 मतलब कि व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब कि ये कार्य खुदाई का कार्य आरंभ किया था, तो उनमें नाम आता है दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी।
दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता से कौन रिलेटेड है, तो आपने क्या बताना है, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का पूछा जाए तो उसका क्या बताना है, राखलदास बनर्जी। और अगर सिंधु घाटी का पूछा जाए तो आपने सर जॉन मार्शल का नाम लेना है। तो आपने इसको एक मतलब कि स्टार्टिंग से ऐसे क्लियर मतलब रखना है कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन जिन्होंने मतलब की बेसिक जानकारी दी, तो फिर बर्टन बंधु आए जिन्होंने वहां पे जब रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहा था तो इन्होंने भी मतलब कि वहां पे जो ईंटें प्राप्त हुई, तो लेकिन इन्होंने कोई शोध कार्य नहीं किया, इन्होंने भी जानने की कोशिश नहीं की। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने मतलब कि सफलता मिली बट उतनी नहीं मिली जितनी हमें जरूरत थी। तो सबसे पहले जिन्होंने खुदाई कार्य आरंभ करवाया वो सर जॉन मार्शल थे, दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की, राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की। तो हमें इनको एक क्लियर मतलब स्टार्टिंग से ऐसे याद रखना है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको क्लियर याद होना चाहिए कि कैसे कैसे सभी ये एक साथ आए थे। तो अभी हम बात करते हैं इनके काल के बारे में, जो कि इनके समय के बारे में। तो सर जॉन मार्शल जिन्होंने मतलब यहां पे खुदाई कार्य आरंभ कराया था, सर जॉन मार्शल, क्योंकि आपको पता है कि ये पुरातत्व विभाग के हेड थे, तो इनका तो जो काल है वो तो जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ही 1921 में खुदाई कार्य आरंभ कराया था। तो इन्होंने इसका काल समय दिया 3250 बीसी से 2750 बीसी, मतलब 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। तो इन्होंने ये टाइम दिया, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि C14 पद्धति मतलब कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया गया। ये कार्बन 14 पद्धति क्या है, ये जीवाश्म की आयु निकालने के लिए ये पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए 2300 बीसी से 1750 बीसी का जो है इन्होंने मतलब ये टाइम काल निकला। तो अक्सर वर्तमान में भी इसका मतलब माना जाता है कि जो सही क्रम के लिए, लेकिन जो कि इनको देने वाले नाम थे वो थे डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने इस पद्धति की मतलब सहमत हुए इससे। तो जब भी कोई भारतीय पूछा जाएगा कि कार्बन 14 पद्धति के लिए, तो डीपी अग्रवाल का नाम लिया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम में अक्सर पूछा जाता है कि कार्बन 14 पद्धति की मतलब कि सहमत कौन थे, तो वो डीपी अग्रवाल थे। लेकिन क्या हुआ कि फिर इसी के बेस पे अधिकांश इतिहासकारों ने 2500 से 1750 जो कि इसका काल रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था, तो ये इस पे क्या हुआ था कि अधिकांश इतिहासकार सहमत हो गए थे। तो इसलिए आज हम अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं तो यही काल हमारे सामने आता है। तो आपने इसी को ही याद रखना है कि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई काल पूछा जाएगा तो वो आपने याद रखना 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इनके नामकरण के बारे में। नामकरण के बारे में सभी इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद था। जैसे कि इसके काल के बारे में अलग अलग मतभेद था कि सभी ने अलग अलग समय दिया, उसी तरह ही इसके नामकरण के लिए भी पहले इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए। तो सबसे पहले जो एक नाम दिया गया था वो दिया गया था सिंधु सभ्यता का नाम। सिंधु सभ्यता का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सिंधु नदी के आसपास से जो भी स्थल प्राप्त हुए थे, जो हड़प्पा सभ्यता से मतलब संबंधित थे, या कोई भी स्थल, जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं वो सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुए थे। तो इसलिए इसका नामकरण जो रखा गया वो सिंधु सभ्यता के नाम पर रखा गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि सिंधु नदी के पास ही जो कि एक मतलब सरस्वती नदी थी, तो वहां से भी मतलब काफी स्थल प्राप्त हुए। तो इतिहासकारों ने मतलब कि काफी इतिहासकारों ने कहा कि ये इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी के पास भी बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए थे। तो इन्होंने नाम क्या फिर दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन इसमें भी अभी जैसे कि जो काफी इतिहासकार सहमत नहीं थे, तो फिर क्या निकाला इन्होंने सोचा कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता देना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता क्यों देना चाहिए उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले खोजी जाने वाली सभ्यता थी, कौन सी थी, वो थी हड़प्पा सभ्यता। तो इनका यह मत था कि जो सबसे पहले सभ्यता खोजी जाए उसी के नाम पर ही सभ्यता का नाम देना चाहिए। तो इसमें
अधिकांश इतिहासकार सहमत हो गए। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। तो इसलिए आपको इसको तो याद रखना ही रखना है। तो आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसका नाम अक्सर पूछा जाएगा, किसका नाम क्या रखा गया, तो आपने याद रखना है हड़प्पा सभ्यता। तो अब हम इसके बात करते हैं उद्भव के बारे में। जैसे कि इसकी ये सभ्यता थी वो किससे ली गई है, तो इसके बारे में विदेशी मत और हमारे की जो देशी मत थे, मतलब कि हमारे स्थानीय जो अपने देश के थे, उन इतिहासकारों में मतभेद था, अपने अपने अलग अलग मत दिए। तो इसमें विदेशियों के अपने मत थे और देशी लोगों के जो हमारे इधर के थे देशी इतिहासकार उनके अपने मत थे। तो विदेशियों ने जो मत दिए उनमें नाम भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले उनको बताऊंगा कि विदेशियों ने जो सभ्यता कहा कि इस सभ्यता मतलब कि लोग रहे थे, इससे वो सिंधु घाटी की सभ्यता ली गई है, तो वह थी सुमेरियन सभ्यता। तो हम बताते हैं कि सुमेरियन सभ्यता क्यों कहा गया, विदेशी मत वालों ने सुमेरियन सभ्यता ही क्यों कहा, तो इसके बारे में बताते हैं कि पहले जैसे कि इधर मान लीजिए यहां पे थी सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो उसके साथ में ही थी यहां पे मेसोपोटामिया की और इधर मिस्र की। तो इधर मिस्र की इधर मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया के बीच में ही सुमेरियन, तो इसी के बीच में मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में ही एक सुमेरियन सभ्यता भी थी। तो सुमेरियन सभ्यता के लोग ही मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता के पास में रहते थे, तो मतलब इसलिए इनको कहा गया कि यहाँ पे जो मतलब कि सभ्यता ली गई है, जैसे उनका कि रहन सहन खान पीन या जैसे उनके के लिए मतलब जो भवन थे बिल्डिंगें थे जो भी उनसे ली गई हैं जैसे बनाने का ढंग, तो इनको ही सुमेरियन सभ्यता से ही ली गई है, क्योंकि यही वहां मतलब कि आकर बसे थे। तो इनसे ही मतलब कि इसी सभ्यता के जो निर्माता है वो सुमेरियन सभ्यता के ही लोग थे। तो इसकी सभ्यता के निर्माता उन्होंने सुमेरियन सभ्यता के लोगों को माना है। तो इसके लिए जो मतलब कि इतिहासकार जिनके नाम आए थे, जिसमें सर जॉन मार्शल, जिन्होंने मतलब कि ये खुदाई कार्य जो आरंभ करवाया था, इसमें आ जाते हैं व्हीलर चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, डीडी कोशंबी और अन्य बहुत से जो इतिहासकार जो विदेशी थे। तो इससे मतलब कि वो सहमत थे कि यहाँ पे जो निर्माता है वो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं। लेकिन जैसे कि हम अगर बात करते हैं तो देशी इतिहासकारों की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे देशी लोग ही मतलब कि जो जाति के लोग थे उनकी ये सभ्यता है। तो उन्होंने जैसे कि द्रविड़ जाति के मतलब द्रविड़ जाति के लोगों को इनको निर्माता कहा था कि जो द्रविड़ थे जो वही इसके निर्माता थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इसमें जो सहमत थे वो थे राखल दास बैनर्जी, जिन्होंने की मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको इसको याद रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो निर्माता के लिए आए गए, तो हमने याद रखना है कि जो देशी थे उन्होंने द्रविड़ के लिए कहा था, तो आपको ये जरूर याद रखना है। और विदेशियों के लिए जो उन्होंने कहा था वो सुमेरियन सभ्यता थी, तो इसको आपने जरूर याद रखना है। लेकिन इसमें से जो कुछ जो हमारे देशी थे उनमें से जैसे कि टी.एन. रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, इन्होंने आर्य का कहा था। लेकिन इससे मतलब कि अधिकांश इतिहासकार मतलब कि सहमत नहीं थे। वो क्यों सहमत नहीं थे कि उन्होंने कहा कि अगर आर्य है मतलब कि इतने ही पहले आ गए थे जो मतलब कि भवनों में और अपना बिल्डिंगों में रहते थे, मतलब पक्की ईंटों के मकानों को यूज करते थे, तो फिर उनको वैदिक काल में झोंपड़ियों के में रहने की क्या आवश्यकता थी। तो इसके लिए हम मतलब कि गलत इतिहासकारों ने इसका मत ये स्वीकार नहीं किया है। हमें जो याद रखना है वो द्रविड़ का रखना है, द्रविड़ जाति के लोगों को, जिसमें राखलदास बैनर्जी से ने कहा है, ठीक है। तो अभी हम इनकी करते हैं विशेषता के बारे में। विशेषता में जैसे नगरीय सभ्यता जो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब कि नगरीय सभ्यता जिसके लिए जाना जाता है कि नगरीय सभ्यता, वहां की नगरीय सभ्यता काफी अच्छी थी। जैसे कि सड़कें चौड़ी थी, नालियों का प्रबंध था, पक्की ईंटों के मकानों का प्रबंध था, बिल्डिंगें थी। तो इसलिए इसकी नगरीय सभ्यता जो इसकी मेन महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसको आपने याद रखना है। कांस्य युगीन, जैसे कि किसी की युग में जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ हो तो उस सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले खोजा जाने वाला तांबा था और उसके बाद टीन। जैसे कि अगर तांबा और टीन को मिला के जो बना वो था कांसा। इस
युग में कांसे का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, क्योंकि जिस युग में जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ उसको उस युग का नाम दे दिया गया। तो आगे हम बात करते हैं इसकी जो आदि ऐतिहासिक सभ्यता। अब आपको मैं बताता हूं आदि ऐतिहासिक क्या होता है। पहले मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कंप्लीट, जैसे कि प्राग, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक ये है कि मतलब कि जिसमें हमें ना कोई लिखित विवरण हो और ना जिसको पढ़ा जा सके। जब कोई हमारे पास कोई लिखित विवरण ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे कैसे? सीधी सी बात है। आदि ऐतिहासिक क्या था? जिसमें लिखित तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया, मतलब कि जिसके पास हमारे पास लिखित विवरण तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, वो आज जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है ये आदि ऐतिहासिक है, क्योंकि इसको हमने मतलब कि लिखित विवरण था लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया। ये पूरा तथ्य स्रोत पर आधारित है, मतलब कि ये जो खुदाई से हमें बातें पता चली हैं ये उसी पे आधारित है, इसके लिए मतलब कि अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है। और जब किसी चीज को पढ़ लिया जाएगा तो वो हो जाएगा इतिहास, मतलब जो हमारे पास लिखित भी हो, जिसको लिखा भी गया हो और जिसको पढ़ भी लिया गया हो तो वो हो जाएगा इतिहास। अब हम इसके आगे बात करते हैं शांति प्रिय सभ्यता के बारे में। शांति प्रिय सभ्यता से ये तात्पर्य, जैसे कि हमने ये भी पहले ही कहा कि ये पूरा तथ्य स्रोतों पर आधारित है, मतलब कि खुदाई से हमें कोई भी जैसे अस्त्र शस्त्र कुछ ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है जिससे कि हम ये कल्पना कर सकते हैं कि वहां के लोग शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहते थे, तो इसलिए इस सभ्यता को शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है। अभी हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं व्यापार प्रधान। व्यापार प्रधान अक्सर हम देखते हैं कि हर सभ्यता में जैसे कि कोई बात की जाती है कि वहां के लोग कृषि पर निर्भर थे या कृषि या पशुपालन, लेकिन जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे ये व्यापार प्रधान कैसे थे? ये मतलब कि देशी और विदेशी दोनों तरफ से मतलब कि व्यापार करते थे, तो इसलिए इसको व्यापार प्रधान कहा जाता है। इसका व्यापार जो देशों में भी होता था और विदेशों में भी करते थे, तो ये एक व्यापार प्रधान थी, क्योंकि ये शहरी व्यवस्था थी। और शहरी व्यवस्था क्या होती है? वो खाली कोई कृषि या पशुपालन में तो नहीं होती, वो व्यापार प्रधान, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता क्या होती है? विस्तृत सभ्यता कि जो कि बहुत बड़ी सभ्यता हो। इसको क्यों विस्तृत सभ्यता कहा गया है? क्योंकि ये अकेली एक ऐसी सभ्यता थी जो कि मिस्र की सभ्यता लगा लो या मेसोपोटामिया की सभ्यता लगा लो, ये दोनों मिलकर भी इतनी बड़ी सभ्यता नहीं थी जितनी कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो इसलिए इसको विस्तृत सभ्यता का नाम भी दिया गया है। आगे हम जो इसके प्रमुख मतलब कि जो आगे इसके बनते हैं आधार, जो भी इसके आधार बनेंगे, जैसे कि मैंने पहले लिखा विभिन्न आधार, जिसमें कि आ जाता है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। वैसे तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं आपको थोड़ा जितना भी मतलब बता देता हूं, लेकिन जब आपको अगर इसके डिटेल में पढ़ना तो आपको सब्जेक्टिव टाइप या कोई बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं इसका। जैसे कि राजनीतिक में जैसे कि हमें जैसे पहले ही बताया कि पूरा तथ्य स्रोत पर आधारित है, कोई लिखित विवरण तो है नहीं, तो इसलिए ये मतलब कि राजतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक, तो इसके बारे में हमें कोई परफेक्ट या पूरी कोई जानकारी है नहीं, पक्की जानकारी हो कि हाँ भी ये राजतंत्रात्मक है या प्रजातंत्रात्मक, तो इसके बारे में अभी हम कोई पक्की तौर से कह नहीं सकते। आगे हम बात करते हैं आर्थिक। तो आर्थिक स्थिति में जैसे कि मैंने पहले भी यहाँ पे भी बताया है व्यापार प्रधान में, तो जैसे कि वो शहरी व्यवस्था थी, इनका देशी और विदेशी व्यापार होता था, कृषि पशुपालन तो था ही, लेकिन उसके अलावा इनका देशी व्यापार और विदेशी व्यापार भी होता था, तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। आगे हम बात करते हैं सामाजिक। सामाजिक में जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि समाज में 4 वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई, मतलब कि वहां पे 4 तरह के या इससे भी ज्यादा के मतलब कि वर्ग के कोई लोग थे या रहते थे, लेकिन हाँ इसके बारे में इतना कह सकते हैं कि वहां पे जैसे कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लिए जैसे कि घर बने होते थे, बिल्डिंगें, उनकी बिल्डिंगें और घर जैसे कि बड़े बने होते थे, और जो निम्न वर्ग के थे उनके घर
छोटे बने होते थे। तो इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम इतना कह सकते हैं। सांस्कृतिक में हम ये कह सकते हैं कि इनको जैसे कि लिपि का ज्ञान था, माप तोल का ज्ञान था, इनको मूर्ति कला का ज्ञान था, बर्तन कला का ज्ञान था, मोहरे बनाने की कला का ज्ञान था। तो इनकी जो सांस्कृतिक जानकारी हम इसमें बता दी गई कि इनको जो ज्ञान था, लिपि का था, मोहरों का था, बर्तन बनाने का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं विस्तार के बारे में। विस्तार के बारे में बात करने से पहले अभी हम इसको रब करेंगे और मैं आपको एक मैथ के जरिए बताऊंगा, लेकिन एक बार इसको आप दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। जैसे खोज में बिल्कुल ऐसे सीरियल में ऐसे ही पढ़ना कि पहले चार्ल्स मैसन आए 1826 में, इन्होंने कोई बेसिक जानकारी दी। बटन बंधु है, जब इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया तब इनको जो ईंटें प्राप्त हुई टिल्लों से, तो इन्होंने देखा कि यहाँ कोई भवन है, लेकिन इन्होंने कोई शोध कार्य नहीं किया, जानने की कोशिश की। फिर सर जॉन मार्शल आए, इन्होंने जो मतलब उससे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम आए, इन्होंने काफी जानकारी हासिल की लेकिन उतनी नहीं कर पाए जितनी की जरूरत थी। फिर सर जॉन मार्शल जिन्होंने खुदाई कार्य आरंभ किया, और जो खुदाई करने वाले थे जिनमें थे दयाराम साहनी और राखालदास बैनर्जी, इनमें से ऑब्जेक्ट टाइप बनेंगे। ये इन्होंने हड़प्पा की, इन्होंने मोहनजोदड़ो की, और अगर सिंधु घाटी की से आए थे वो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल ने अपना ये समय काल इन्होंने ये बताया। डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के लिए, इनको याद रखना है, इन्होंने ये समय काल बताया था कि ये कार्बन 14 पद्धति का, लेकिन अधिकांशकारों ने फिर 2500 से 1750 इसमें सहमत हुए। अधिकांश बुक्स में इसी का ही लिया गया है। उसके बाद जैसे कि इसके नामकरण के संबंध में पहले इसको सिंधु सभ्यता दिया गया क्योंकि सिंधु नदी के पास में इसको स्थल मिले थे। फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता दिया गया, जैसे कि इसके सरस्वती नदी के पास भी काफी स्थल मिले थे। फिर एंड में हड़प्पा सभ्यता का दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले खोजी जाने वाली सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। तो इसलिए जैसे कि ये पुरातत्व स्रोत पर आधारित थे, तो इसलिए मतलब कि जो जानकारी हमें लिखित तो है मतलब कि उसको पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए पुरातत्व स्रोत पर आधारित है। उद्भव के बारे में जैसे विदेशियों ने अपने मत दिए कि ये सुमेरियन सभ्यता से मतलब मिलती जुलती सभ्यता है, तो जिसमें मार्शल, विलर, चाइल्ड, डीडी कोशंबी आदि थे। और स्थानीय में जैसे कि राखालदास बैनर्जी जिन्होंने द्रविड़ सभ्यता जो जाति थी उसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती है। आर्य ने मतलब में से डी एन रामचंद्र लक्ष्मण सिंह पुसालकर ने कहा कि आर्य थे, जो कि मैंने आपको बताया कि ये मतलब कि इसमें तो अधिकांश का सहमत नहीं थे। विशेषता में जैसे कि आपकी इसकी नगरीय सभ्यता के बारे में बताया कि जैसे पक्की ईंटों के घर थे, नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, सड़कें चौड़ी थी। कांस्य युगीन में जैसे कि जिस काल में सबसे ज्यादा जिस चीज का प्रयोग होता है तो कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था, इसको कांस्य युगीन कह दिया गया। आदि ऐतिहासिक में वही होता है कि जो चीज हमारे पास लिखी तो ही है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया तो उसको आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। शांति प्रिय में जहां से मतलब खुदाई से हमें कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं होती, इसको शांति प्रिय क्या दिया गया। व्यापार प्रधान इसलिए क्या गया क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी तो इसका देशी और विदेशी दोनों तरह से व्यापार होता था। विस्तृत सभ्यता क्योंकि ये बहुत बड़ी सभ्यता थी, जैसे कि मैंने बताया कि मिस्र और मेसोपोटामिया मिलकर भी इतनी बड़ी सभ्यता नहीं थी जितनी की अकेली थी। राजनीतिक जो मैंने इसके आधार बताए कि राजतंत्र थी या प्रजातंत्र, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आर्थिक जैसे स्थिति उनकी अच्छी थी क्योंकि उनका देशी और विदेशी व्यापार होता था तो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी थी। सामाजिक के बारे में जैसे कि ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या क्या था या इससे ज्यादा भी वर्ग के लोग थे मतलब बांटे हुए थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि मान लो कि वहां पे दो वर्ग के लोग जुड़ थे, एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग। उच्च वर्ग बड़े घरों में रहते थे और निम्न वर्ग जो छोटे घरों में रहते थे। संस्कृति के बारे में इनको लिपि का ज्ञान था, मापतोल का ज्ञान था, बर्तन कला का ज्ञान था, मोहरे बनाने का ज्ञान था, तो इनकी संस्कृति में आते हैं। अब हम इसके बारे में विस्तार से जो भी है मतलब कि पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके प्रमुख स्थल और पतन के बारे में भी पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज हम फर्स्ट वीडियो में जितना भी कवर कर सके मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए एक बार अगर आपने इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ आप कर ले सकते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है भारत का मैप। मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है इसलिए जैसा भी बना मैंने बना दिया है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो ये है भारत। भारत, ठीक है। तो आज हम इसको विस्तृत से पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो इस मैप के जरिए अब हम इस चीज को क्लियर करते हैं कि कौन कौन से स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ऊपर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से एक जगह है मांदा। क्या है स्टूडेंट्स?
मांदा। वहीं महाराष्ट्र में, इसके नीचे ही महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है दाइमाबाद। दाइमाबाद। इधर यूपी में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या है स्टूडेंट्स? आलमगीरपुर। यही बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुतका के डोर। सुतका गे डोर। ठीक है, तो ये है जो मतलब कि इसकी विस्तृत सभ्यता जो मैंने बताई है। तो चलिए अब हम इसको एक एरो से मिलाते हैं, जैसे कि ये गए मांदा की तरफ और इधर से अब आए दाइमाबाद की तरफ। यहां आलमगीरपुर से इधर से इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जो मतलब प्रमुख स्थल थे, इनको हमने एक एरो में मिला दिया। तो इसमें थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्थल। तो ये मैं आपको बता दूं सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे कि मैंने बोला कि ये उस टाइम 13 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्या था कि मतलब ये जैसे कि थी वैसे 12,99,000, लेकिन इसको अभी 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही लिखा गया है बुक्स में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो 12,99,000 थी तो 13 लाख हो गई है, मतलब मानते हैं। तो कुछ बुक्स में जैसे कि इसका 15 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहा गया है। तो हम एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करेंगे, उसमें 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही है, तो हम उसी को ही मानेंगे। तो ये तो थे उसके जो बाउंड्री स्थल। तो ये जिस नदी के किनारे पे है, अब हम उनकी बात करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बलूचिस्तान में एक जगह है जहां पे सुतका गे डोर, लिख दूं मैं आपको इसका नाम भी, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये किस नदी के किनारे पे है? तो ये है दासक। ठीक है, ये दासक नदी के किनारे पर है। यहीं पे मांदा जो कि जम्मू कश्मीर की एक जगह है, ये किस नदी के किनारे है? ये पहले मैं आपको लिख, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? ये है चिनाब। चिनाब नदी के किनारे है। वहीं ये यूपी में जो आलमगीरपुर जगह है, ये किस नदी के किनारे है? यहां पे आप लिख लेते हैं यूपी। यूपी में जो ये जगह है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के, हिंडन, ये हिंडन नदी के किनारे है। वहीं नीचे जो महाराष्ट्र की जगह है दाइमाबाद, महाराष्ट्र की एक जगह है जो दाइमाबाद, ये किस नदी के किनारे है? ये है गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी नदी की जो मतलब जो भी सहयोगी नदियां हैं, उस नदी के किनारे हैं, जो भी सहयोगी नदियां हैं। तो ये तो है जो हमारे इसकी विस्तृत सभ्यता बता दी। तो अभी हम इसको इस क्रम से देखते हैं। ठीक है, इस क्रम से हम देखते हैं, जैसे कि पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 1600
किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। वहीं हम ऊपर से नीचे की ओर जो इसकी लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर। तो ये तो है जो हमारी विस्तृत सभ्यता। ठीक है, अगर हम इसको और विस्तृत से जैसे कि देखना चाहते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि ये एक शहरी सभ्यता है, तो इसका देशी और विदेशी दोनों तरह से व्यापार होता था। तो इसका जो व्यापार होता था और सभ्यता से, जिसमें कि आपने पहले ही पढ़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। तो यहां तो हो गई मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके नीचे ही एक सभ्यता थी मिस्र, इसके साथ ही जो मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया को वर्तमान में क्या नाम दिया गया है? इराक। और वहीं मिस्र की सभ्यता या कह लो नील नदी की सभ्यता, तो वहां इसको यह नाम दिया गया है क्या? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो वर्तमान में इसको दक्षिण अफ्रीका और इसको इराक। ठीक है, तो ये दोनों मतलब की जो सभ्यता मिलकर भी, मतलब दोनों का अगर जोड़ भी कर दिया जाए तो ये मिलकर भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इससे 12 गुना बड़ी है। अगर इन दोनों को जोड़ भी दिया जाए ना तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता ये 12 गुना बड़ी है, जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो हम जानते हैं जो इसके जो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए कहां से प्राप्त हुए हैं। तो उसमें 3 नाम आते हैं, जो कि है पहला, जैसे कि हम नाम बताते हैं, लिखते हैं अफगानिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान, फिर भारत। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से ये जो स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये स्वतंत्रता से पहले ये कितने स्थल प्राप्त हुए थे? 40 से 50। स्वतंत्रता से पहले जो मतलब खुदाई में ये 40 से 50 स्थल प्राप्त हुए थे। लेकिन अभी ये वर्तमान में इसके 1500 स्थल प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से अफगानिस्तान से हमें प्राप्त हुए हैं 2 स्थल, भारत से हमें प्राप्त हुए हैं 900, और पाकिस्तान से मतलब जितने भी बाकी हैं वो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए 500 से 600 के बीच में, जो भी आप लगा लीजिए, मतलब 500 से 600 के बीच में जितने भी स्थल बाकी रह गए हैं वो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान से जो कि मेन इंपोर्टेंट स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसपे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो ये मतलब स्थल इसमें प्राप्त हुए हैं। और भारत से जो स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें से जैसे कि आपको पता है कि ये फर्स्ट हमें प्राप्त हुए जम्मू कश्मीर से, इसके नीचे ही आ जाता है जैसे कि पंजाब से, फिर इसके नीचे ही जो इसके साथी हैं मतलब साथी राज्य है जो है हरियाणा से, इधर इसके साथ ही जैसे कि आप लगा लीजिए राजस्थान से, नीचे इसके गुजरात से, फिर इसके वहीं में नीचे ही इसके जैसे कि हम महाराष्ट्र में, फिर इधर हम यूपी से भी इसके जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये मतलब कि हमें भारत से इन जगहों से हमें स्थल प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्थल अगर भारत में कहीं से प्राप्त हुए हैं वो है गुजरात। गुजरात से हमें सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं।